the class. This is the first chapter of the history class 9 and the 6th video. This is very important and interesting part of this chapter. So let's begin. फ्रांस में ऐसा कोई लॉ नहीं पास हुआ था जिससे कि फ्रांस के लोगों का लाइफ जो है बदल जाए। जो भी लॉ आया जिससे उनकी लाइफ बदली वो था 1789 के बाद का ही, ठीक है, जिससे उनके रहन सहन उनके जो भी था सब कुछ में बदलाव आया, ठीक है, उनके लाइफ स्टाइल में। लास्ट वीडियो में हमने एवोल्यूशन ऑफ स्लेव पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग तब पढ़ेंगे एक लॉ का, ठीक है, जो 1789 का लॉ है, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था पूरे फ्रांस में, ठीक है। सेंसरशिप क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सेंसरशिप मतलब हम लोग राजा के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते थे, वो तो राजा के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना, ये सभी चीज़ का एबोलिशन हो जाना, ठीक है। चलिए अब खुद ही समझ जाएंगे आगे। इन दिस ओल्ड रिजाइम मतलब जो हम पूरे जो ओल्ड जैसे रिटन मटेरियल हो गया, एक्टिविटी बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर प्ले हो गया, ये सभी जो है जो परफॉर्म किया जा रहा है मतलब राजा के परमिशन से, ओके। पहले हम लोग को कुछ भी पब्लिक करने से पहले ना, हमें वहाँ पे पब्लिश करने से पहले राजा का पहले हमें ऑर्डर चाहिए होता था, ठीक है, इशू कराना होता था कि हाँ हम इसे इशू का इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं। तो ये इसलिए करा जाता था कि कहीं हम राजा के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो राजा के अगेंस्ट रहने के इसलिए लोग उसका चेक मतलब सेंसर करते थे कि कहीं कुछ उनकी बुराई नहीं हो रही है ना, कुछ गलत सलत तो नहीं, कुछ भड़काने टाइप मतलब कुछ नहीं ना हो रहा है वैसा कुछ। तो पहले इसको चेक किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम यहाँ पे आ गया था, जिसमें वहाँ के फ्रांस की जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिल गया था, ठीक है। अब लोग क्या हुआ, ये तो सेंसरशिप ख़त्म हो गया, तो उसके बाद न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड, इन सभी में क्या हुआ, फ्रांस की स्थिति के बारे में पूरी तरह से जो भी स्थिति थी उसका पूरी तरह से भंडार लग गया कि ऐसी स्थिति है फ्रांस की, ठीक है। पूरी इमेज के थ्रू, बुक्स, मैगजीन के थ्रू सब जगह भंडार लग गया, सबको पता चलने लगा इन सबको पढ़ने से, ठीक है। अभी लोग क्या करने लगे, हर जगह जगह पे डिस्कस करने लगे, ठीक है, सारे इवेंट्स और चेंजेस की फ्रांस में जो भी थी, ठीक है। अब लोग क्या करने लगे, अब इन सभी का प्रेस के ज़रिए सिर्फ मीटिंग ही नहीं करते थे, बल्कि अपोजिंग व्यू भी देते थे, मतलब अपना भी एक्सप्रेशन भी करते थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा, मतलब अपने अपने व्यूज़ देते थे। इन सब में सबसे ज़्यादा क्या होता था उस समय, बुक, प्लेज़ और सॉन्ग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि फ्रांस की बहुत ज़्यादा जनता उस समय तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो लोग प्लेज़ और सॉन्ग्स के ज़रिए मतलब नेशनैलिटी की भावना, देश प्रेम और फ्रीडम सीप ये सब ज़्यादा वो कर पाते थे, अपने आइडियाज़ ज़्यादा कर सकते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो पढ़ते क्या थे, वो फ़िलोसोफ़र की जो बातें होते थे वो पढ़ते थे, ठीक है, ताकि वो खुद को ज़्यादा मतलब अवेयर कर सके, ठीक है, वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इस चैप्टर में और कुछ तो बचा नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया है कंक्लूजन में, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका हमने ऑलरेडी नाम सुना है लेकिन अभी हमने जाना नहीं, तो चलिए जानते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इन सारे सिचुएशन के बाद खुद को पूरे फ्रांस का एम्परर बना लिया गया था। इतना में उसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ अपने इलाका यानी फ्रांस का ही राजा नहीं बनना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके मन में जब लालच आया, उसने सोचा चलो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में भी वहाँ पे कब्ज़ा करते हैं। उसने कई जगहों पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की जो वो क्या बोलते हैं सेना थी, यानी आर्मी जो थी, काफ़ी ज़्यादा वो सॉलिड थी, उसकी मिलिट्री तो बहुत अच्छी थी। तो उसने इसके बाद क्या किया, बहुत सारे रूल्स भी उसने इम्प्लीमेंट कर दिए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का हो गया, वेट मेज़रमेंट का हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, ये सभी चीज़ें उसने ले आया था। बट कुछ समय के बाद वो जो था 1815 में क्या हुआ, वाटरलू के युद्ध में हारा गया, ठीक है। इसके बारे में हम आपसे क्लास 10th में बात करेंगे। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था, और वहाँ पे पूरी तरह से इसका हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इन सभी चैप्टर्स की, तो इसका सीधे मोरल निकलता है कि समरी निकलता है कि जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। क्योंकि जैसे आज आप लोग जो भी राइट्स देख रहे हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, जो भी नेशन स्टेट देख रहे हो, इन सब में सिर्फ फ्रांस का ही हाथ है। हमारा इंडिया भी जो आज फ्रीडम है, चाहे अदर कंट्रीज़ देख रहे हो आप, जो भी फ्रीडम है वो सब सिर्फ फ्रांस का ही है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस रेवोल्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। So I hope you enjoyed this chapter and this video. So thank you for watching this.